रिया बचपन से ही बहुत समझदार थी। उसे पता होता कि कब और कहां कौन सी बात करनी चाहिए। रिया की शादी सूरज नाम के लड़के से हो जाती है। रिया बहुत ही समझदार तो थी ही, लेकिन उसे खाना बनाना सही तरीके से नहीं आता था। एक रोज की बात है, सावित्री अपनी बहू रिया से कहती है, आय हाय बहू, क्या बकवास खाना बनाया है तुमने। ऐसा खाना खाने से बेहतर मैं उपवास कर लूं। तूने अपने मायके में कभी खाना बनाना नहीं सीखा क्या? माँ जी, खाना बनाना आता तो है, पर मुझे पसंद नहीं ज्यादा मेहनत करना। मुझे तो मैगी खाना पसंद है। आपको भी कभी खाना हो तो हुक्म कीजिए, 2 मिनट में बना कर खिलाऊंगी। रहने दे बहू, तेरे हाथ का दाल चावल तो अच्छा बनता नहीं है, तो मैगी क्या तू खाक अच्छा बनाएगी? रहने दे, खुद ही बना के खा लूंगी मैं। माँ जी, सच बता रही हूँ, मैं मैगी बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं, वो भी हेल्दी और टेस्टी। एक बार खाओगे तो हाथ चाटते रह जाओगे। बस बस, अपने पति को खिला दियो हेल्दी और टेस्टी मैगी। मैं तो चली अपने लिए कुछ स्वादिष्ट बनाने, और ये खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। ठीक है माँ जी, फिर मेरे लिए भी बना दीजिए। आपको तो पता है ना, वो क्या है ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता और बहुत दिन हो गए आपके हाथों का खाना खाए हुए। हाँ, बस नौटंकी करवा लो इनसे। काम का नाम सुनते ही इनको दौरे पड़ते हैं। क्या क्या कहा माँ जी आपने मुझे? दौरे कब पड़े मुझे? हमेशा रेडी रहती हो खाना बनाने के लिए। वो तो बस आपको मेरे हाथों का खाना पसंद नहीं है, इसलिए बोलती हूँ। हो गई खत्म नौटंकी, या कुछ देर और चलेगी ये फिल्म? मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना भी बनाना है। तेरी नौटंकी देखने से मेरा पेट नहीं भरेगा। माँ जी, बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आपको कुछ अच्छा बना के खिलाती हूँ। अगर पसंद ना आए तो मत खाना आप। ठीक है, जब इतना बोल ही रही है तो खा लेती हूँ तेरे हाथ की मैगी। सावित्री की बात सुनकर रिया रसोई में जाकर मैगी बनाने लगती है और कुछ देर बाद रिया खुद के लिए और अपनी सास के लिए मैगी लेकर आती है। दोनों साथ में मैगी खाते हुए बातें करने लगती हैं और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सावित्री की पड़ोसन बिंदु उनके घर आती है और सावित्री और रिया को देखकर कहती है, क्या बात है, सास बहू का भरत मिलाप चल रहा है क्या? इतनी गहरी बातें चल रही हैं। घर में आए हुए मेहमान का कोई आदर सत्कार है ही नहीं। मेहमान? कहाँ है मेहमान बिंदु? मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? लगता है मेरी आंखें कमजोर हो गई है। देख तो बहू, कौन सी शर्मीली मेहमान आई है हमारे घर जो दिख नहीं रही। मजाक कर रही हो ना? मुझे पता है तुम मेरे साथ मजाक ही कर रही हो। और तुम क्या कर रही थी? जो भी कर रही थी, मुझे मजाक से कुछ ज्यादा ही लगा। मुझे लगा कि तुम कहीं और जा रही होगी, गलती से हमारे घर आ गई। वैसे तुम हमारी पड़ोसन से कब मेहमान बन गई, ये सोचकर ही मैं अंधी हो गई। माँ जी, आपकी एक्टिंग बहुत मस्ती, लाजवाब। मस्का कम लगा और चाय लेकर आ हम दोनों के लिए। कब से चाय के लिए बोल रही हूँ, और ये है कि बात को तब से गोल गोल घुमाए जा रही है और मुझे चाय के साथ मैगी खाने को मना रही है। मैगी? ओहो, क्या बात है, सही वक्त पर आई हूँ मैं। जा बहू, लेकर आ मैगी। तेरी सास नहीं खाएगी, उसके बदले मुझे खिला दियो। क्यों, तुम्हारे पास ही केवल मुंह है क्या? मेरे पास भी मेरा मुंह है, मैं भी मैगी खाऊंगी, मेरे लिए भी लेते आना। बड़ी आई मेरे ही घर में, मेरे सामने मेरी बहू के हाथ की मैगी खाने वाली। हाँ हाँ, तुम्हारे पास भी मुंह है। जाओ बहू, मैगी और चाय ले आओ। आप लोग तब तक बातें कीजिए, मैं आपके लिए मैगी बना कर लेकर आती हूँ। रिया कुछ देर बाद सबके लिए चाय और मैगी लेकर आती है और सब चाय के साथ मैगी खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब रिया अपनी सास के साथ अपनी पड़ोसन बिंदु को भी मैगी खिलाया करती। ऐसे ही एक दिन जब सावित्री की तबीयत खराब होती है, तब रिया अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, क्या हो गया आपको? इतनी ज्यादा तबीयत खराब कैसे हो गई? और कैसे, बस तेरी मैगी का असर है। तेरी मैगी की वजह से ही आज मेरी तबीयत खराब हो गई। माँ जी, मैगी ने कुछ नहीं किया, बस आप खुद पर थोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर सकती। जहाँ चटपटा खाना दिखा नहीं, वहीं कूद पड़ती हो खाने के लिए, और कसूर मैगी को। मैंने और बिंदु चाची ने भी तो मैगी खाई है, हम तो बिल्कुल ठीक है। बहू, मुझे मत समझा, मैं तेरी सास हूँ, तू नहीं। अब तू मुझे बताएगी कि मैं क्या खाऊं और क्या नहीं? वाह, अब मेरे खाने में भी नजर डालेगी। सूरज, अरे ओ सूरज, कहाँ है? सावित्री की आवाज सुनकर सूरज अपनी माँ के पास आता है और सावित्री से पूछता है, क्या हुआ माँ, ठीक तो हो ना आप? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है आपको? हाँ, तकलीफ हो रही है। अपनी बीवी को यहाँ से ले जा, वरना मैं और बीमार हो जाऊंगी। क्यों रिया, अब तुमने क्या कर दिया माँ के साथ, बताओ मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, माँ जी बस मुझे देखकर ऐसे बोलने लगी, तो बस मैं माँ जी को पूछने आई थी।
हाल पूछते हुए तूने मुझे ताने भी तो कितने मारे। ताने नहीं थे माँ जी, मैं तो बस आपको समझा रही थी कि तला भुना कम खाओ। और तेरी मैगी? वो खाया करो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों की बहस होने लगती है और ये देखकर सूरज अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, हे भगवान, मुझे पता है आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, लेकिन आपने मुझे दो औरतों के बीच डाल दिया है। कम से कम किसी एक को तो दिमाग दो। तभी रिया और सावित्री दोनों साथ में सूरज को बुलाती हैं। सूरज, हाँ, क्या हुआ अब? मैंने कहा था ले जा इसे यहाँ से, लेकिन तू खड़े खड़े पता नहीं क्या सोचने लग गया। क्या सोच रहा है? और रिया, तुम्हें क्या तकलीफ है? कुछ नहीं, बस मैगी ला दो, माँ जी को मैगी का सूप खिलाऊंगी। ठीक है, जो मर्जी करो, लेकिन मुझे दोबारा बीच में मत घसीटना। लेकिन बेटा मैगी मुझे नहीं खाना। माँ खा लीजिए, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें मैगी ही खानी पड़ेगी। सूरज की बात सुनकर सावित्री अपना मुंह बनाने लगती है। ऐसे ही अगली सुबह जब सावित्री ठीक होकर घर में इधर उधर घूम रही थी, तभी उसकी बहू रिया सावित्री के लिए मैगी लेकर आती है और कहती है, माँ जी आप उठ गई? आइए बैठिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा। मुझे नहीं खाना तेरी बकवास मैगी, जब देखो बस यही खिलाती रहती है। माँ जी खा लीजिए, आपकी तबीयत अभी सही से ठीक नहीं हुई है, तो जब तक ठीक नहीं होती तब तक आपको मैगी का सूप ही खाना पड़ेगा। हे भगवान, कहाँ हो आप? मुझे बचाओ, मुझे मेरी बहू से बचाओ। सावित्री के चिल्लाने से सूरज और घर के बाहर से गुजर रही बिंदु पड़ोसन उसके पास पहुंच जाते हैं और दोनों साथ में पूछने लगते हैं, क्या हुआ? क्या हुआ सावित्री बहन? ऐसे क्यों बचाओ बचाओ चिल्ला रही हो? किसने क्या कर दिया तुम्हारे साथ? मेरी बहू शायद मुझे खुश नहीं देखना चाहती। क्यों, क्या हो गया? जो भी बात हो हमें साफ साफ बताओ, तभी समझ पाएंगे हम सब। माँ, रिया ने कुछ किया क्या? बताओ, अभी उसे समझाता हूँ मैं। तेरी बीवी पागल हो गई है, मैं तंदुरुस्त हो गई हूँ, फिर से मुझे मैगी खिलाने पे तुली है। सावित्री की बात सुनकर रिया बोलती है, माँ जी आपकी तबीयत खराब अभी भी ठीक नहीं हुई है और मुझे लगता है आपको मैगी के अलावा कुछ और नहीं खाना चाहिए, इसीलिए बस आप मैगी का सूप पियो। नहीं, तुम ही खाओ तुम्हारी उबली हुई मैगी, मुझे नहीं खाना सादा खाना। मुझे कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाओ, कुछ चटपटा सा, ताकि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं और अपना घर संभाल सकूं। ठीक है, फिर मैं आपके लिए लंच टाइम में कुछ चटपटा खाना बनाऊंगी, तब तक आप ये सूप वाली मैगी खाओ और उसके बाद रेस्ट करो। हाँ सावित्री, तुम अभी यही खाओ, और अगर बहू ने तुम्हें लंच टाइम में कुछ चटपटा नहीं दिया तो मुझे कहना, मैं लेते आऊंगी। बिंदु के इतना बोलने के बाद सावित्री मान जाती है। कुछ देर बाद लंच टाइम में रिया फिर से मैगी लेकर आती है, लेकिन इस बार सूप वाली मैगी नहीं, चटपटी मैगी बनाकर, और अब बेचारी सावित्री को उसे ही खाना पड़ता है। मोनिका बहुत ही पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसकी माँ ने उसकी शादी एक गांव में जमींदार के बेटे से कर दी। शादी होने के बाद मोनिका को कोई अफसोस नहीं था कि उसकी शादी गांव में हो गई। मोनिका शादी के अगले दिन रसोई में खाना बना रही थी, तभी वो खुद से बात करते हुए कहती है, जैसा टीवी में होता है, बीवी किचन में खाना बना रही हो और पति पीछे से आकर कमर पकड़े। काश ऐसा मेरे साथ भी हो। आज मेरी पहली रसोई है, मेरे पति भी काश पीछे से आकर मुझे ऐसे ही पकड़े। मोनिका अपनी पहली रसोई बहुत ही खुशी से बना रही थी। तभी पीछे से मोनिका की सास ममता आती है और उसके सर पर घूंघट रखते हुए कहती है, बहू तो भूल गई क्या? तेरी शादी हो गई है, अब तू कुंवारी नहीं है बल्कि शादीशुदा है। सर ऐसे खुला रहे अच्छा लगता है क्या? ये तो अच्छा है कि मैंने देखा, कहीं कोई और आ जाता तो वो देख लेता। माँ जी, लेकिन घूंघट जरूरी थोड़ी ना है, मैं तो अपने ही घर में हूँ, बाहर थोड़ी। अगर बाहर जाऊंगी तो घूंघट कर लूंगी, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ घूंघट करने के लिए। बहू तेरा दिमाग फिर गया है क्या? हमारे घर की बहुएं घूंघट के बिना अपने कमरे में नहीं रहती और तू बोल रही है कि बाहर करूंगी? नहीं, बहू तो घूंघट में ही रही हो हमेशा। माँ जी, लेकिन मुझे घूंघट की आदत नहीं है, मैं शहर में ही पढ़ी लिखी हूँ, मुझे ये सब बहुत ही पुराने ख्यालात लगते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि आप लोगों को भी आज में रहना चाहिए, ना कि पुरानी सोच में। बहू क्या बोल रही है? थोड़ा तो सोच कर बोल ले। मैं तेरी सास हूँ और ख्याल आज के हो या पुराने हो तुझे मानने तो पड़ेंगे ही, क्योंकि ये तेरा मायका नहीं ससुराल है, ससुराल, समझी तू? माँ जी, आप बोल रही हो तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन मुझे घूंघट नहीं पसंद है। बहू पसंद होने ना होने से कुछ नहीं होता। अरे एक तो घर की बहू, ऊपर से घर की इज्जत की जिम्मेदारी तेरे सर पर ही है।
तो बहू को तो हमेशा अपना सर ही ढकना चाहिए। ममता की बात सुनकर मोनिका घूंघट कर लेती है। मोनिका को घूंघट पसंद तो नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन वो अपनी सास की बात मान लेती है और अब घूंघट में ही रहने लगती है। कई दिनों तक तो मोनिका बिना कुछ बोले घूंघट में ही रह लेती है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब गर्मी का मौसम आता है तो मोनिका घूंघट में होती है और घर की सफाई कर रही थी। मोनिका की नजर से एक कोना चूक जाता है। तभी उसकी ननद भूमि उसे टोकते हुए कहती है, भाभी आपकी आँखों का इस्तेमाल कर लो, दान में थोड़ी देनी है आपको आँखें। नंदन जी, आप मुझे बोल रही हो कि आँखों का इस्तेमाल कर लो, तो जरा आप भी अपनी आँखों का इस्तेमाल करो ना। मैं झाड़ू लगा रही हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिख रहा है, और ये भी बहुत अच्छे से दिख रहा है कि कैसे झाड़ लगा रही हूँ। वो देखो, उस कोने में तो गंदगी अभी भी बाकी है। अरे साफ कर रही हो तो अच्छे से करो ना, काम चोरी क्यों दिखा रही हो? मैं काम चोरी नहीं करती हूँ। एक तो मेरे सर पर गज भर का घूंघट दिया है और ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी है, नहीं दिखा होगा वो कोना। टोकने की जरूरत नहीं है। भाभी अगर मैं आपको नहीं टोकती तो वो कोना गंदा ही रह जाता। आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आप उस कोने में वापस झाड़ू लगा लो। ननन जी, आपको टोकने का इतना ही शौक है तो एक बार अपनी माँ को भी टोक दो ना, कि तुम्हारी भाभी के सर से ये घूंघट हटाने के लिए मान जाए। मैं तो इस घूंघट से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। सॉरी भाभी, ये बात तो आपको खुद ही माँ से बोलनी पड़ेगी। जो चीज माँ खुद नहीं करती तो वो आपको करने कैसे दे सकती है? और ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना भाभी, आप ये तो भूल ही जाओ। ये घूंघट तो मेरे लिए आफत ही बन गया है। सोचा था ससुराल में सुख से रहूंगी, सब तो दिया भगवान ने, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में ये घूंघट भी दे दिया है। भाभी अब किस सोच में पड़ी हैं आप? मैं तो आपको इतना ही बोलूंगी कि आपको धीरे धीरे घूंघट की आदत हो जाएगी। इसमें इतनी कोई परेशानी की बात है नहीं। आप पहली औरत तो नहीं हो ना जो घूंघट वाली है। हाँ हाँ, जब आप अपने ससुराल जाओगी और वहाँ आपको भी 24 घंटे बस घूंघट में ही रहना पड़ेगा ना, तब मैं आपसे बोलूंगी कि आदत तो लगी जानी है कुछ दिनों में ही, ठीक है ना? मोनिका तो परेशान ही हो चुकी थी अपने घूंघट से, लेकिन वो करती भी क्या? अपनी सास की बात को तो नकार नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो बहुत कोशिश करती कि कोई तो घर में बोले कि अब वो बिना घूंघट के रह सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मोनिका को घूंघट में ही रहना पड़ता है। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं और अब मोनिका को घूंघट से और भी ज्यादा परेशानी होने लगती है। कुछ दिनों बाद मोनिका अपने कमरे में जाती है तो वहाँ उसका पति प्रतीक होता है। घूंघट की वजह से मोनिका उसे देख नहीं पाती। तभी प्रतीक कहता है, मोनिका, मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम मुझे देखकर भी अनदेखा क्यों कर रही हो? किसी ने कुछ बोला क्या? मैं कहाँ किसी को अनदेखा कर सकती हूँ। घूंघट की वजह से सब मुझे ही अनदेखा कर रहे हैं। तुम थोड़ा गुस्से में लग रही हो। माँ ने कुछ बोला है क्या तुम्हें, या किसी और ने कुछ बोला? गुस्से में तो रोज ही रहती हूँ, लेकिन मुझे तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। सर पर एक घूंघट करवा दिया है और सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ मेरी परेशानी तो किसी को भी नहीं दिखती है। बातों को इस तरह घुमा क्यों रही हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो ना। मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारी हर बात में साथ दूंगा, लेकिन बताओ तो क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अरे ये घूंघट ही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। आपकी माँ ने मुझे बोला है कि हमारे घर की बहुएं घूंघट में ही रहती है, लेकिन मुझे घूंघट से बहुत परेशानी होती है। तब तो बताओ मैं क्या करूँ इस घूंघट का? मोनिका, तुम खामखा ही गुस्सा कर रही हो। अरे माँ ने बस घूंघट ही तो बोला है करने को। आप बड़ी आसानी से इसलिए बोल सकते हो क्योंकि आपको थोड़ी ना घूंघट में रहना पड़ता है। घूंघट में तो मुझे रहना पड़ता है ना, वो भी हमेशा। मेकअप जावे मिसयूज मेरा, घूंघट बैन करा दे ओ पिया। तुम्हें अगर सच में इतनी परेशानी हो रही है ना घूंघट से, तो एक काम करो ना, अपना काम जल्दी से खत्म करके कमरे में आ जाया करो। फिर यहाँ कौन बोल रहा है तुम्हें घूंघट करने को? आपसे तो बोलना ही नहीं चाहिए था। अरे घूंघट की वजह से तो मुझे काम करने में और टाइम लगता है, लेकिन आपको क्या, खुद पर जब बीते तो दूसरों का दुख भी समझ में आए ना। ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो मैं एक बार जाकर माँ से बात कर लेता हूँ। नहीं, रहने दो। माँ जी से बात करने जाओगे तो माँ जी यही बोलेंगी कि अपनी बीवी की वकालत कर रहा है।
अरे तुम मुझे सुना भी रही हो और ये भी बोल रही हो कि मैं माँ से बात भी ना करूं। मेरी घूंघट की परेशानी तो किसी को दिखती ही नहीं है। मेरे बोलने पर जाओ तो खुद भी सुनोगे और मुझे भी सुनवाओगे। मोनिका हर किसी को अपनी घूंघट की परेशानी बता तो रही थी, लेकिन कोई भी मोनिका की इस परेशानी का हल नहीं बता पा रहा था। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और मोनिका को अपने घूंघट को लेकर और भी गुस्सा आता है। कुछ दिनों बाद मोनिका रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसका ससुर आता है और मोनिका को आकर पीछे से पकड़ लेता है। ये सब उसकी सास देख लेती है और कहती है, ये क्या हो रहा है? और बहू तूने कुछ बोला क्यों नहीं? और आपको अपनी बीवी बहू में कोई फर्क दिखता है या नहीं? किसी को भी आकर पीछे से पकड़ लेते हो, शर्म है या नहीं? मुझे क्या पता था कि यह तुम नहीं बल्कि बहू होगी। मुझे तो यही लगा कि तुम हो घूंघट में। अब घर में दो औरतें घूंघट में रहेंगी तो किसी को भी गलतफहमी हो सकती है। और माँ जी, मुझे भी नहीं पता था ना कि ससुर जी अचानक से आ जाएंगे। घूंघट में कम नजर आता है मुझे भी। अब आपकी बात सुनो तो दिक्कत, ना सुनो तो भी दिक्कत। करूँ तो करूँ क्या मैं? अब से इस घर में घूंघट कोई नहीं करेगा। आज ये हुआ है, कल पता नहीं क्या हो जाए, किसे पता। अरे वाह, जिस घूंघट से परेशान थी मैं और सबको बार बार बोल रही थी घूंघट बैन करवा दो, वो तो माँ जी ने खुद ही मना कर दिया। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ममता घूंघट करने से मना कर देती है अपनी बहू को और मोनिका भी इस बात से बहुत खुश होती है। ये कहानी है देवरानी अंजलि और उसकी जेठानी कंचन की। दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर और प्यार से रहा करती थी, लेकिन कंचन की देवरानी अंजलि बहुत ही ज्यादा बातूनी थी और बात करने के चक्कर में वो किसी के भी चेप हो जाया करती। आसपास के लोग उसे चिप को पड़ोसन कहा करते, लेकिन वही अंजलि की जेठानी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन अंजलि अपने घर के बाहर मार्केट जा रही थी। तभी उसे पड़ोसन कमला देख लेती है और कहती है, अरे कहाँ चली है सुबह सुबह थैला लेकर? अगर इससे पूछ ले कि ये कहाँ जा रही है तो अभी ये मुझसे चिपक जाएगी और घंटों मुझसे बात करने लगेगी। ये मुझे देखे इससे पहले मैं ही अंदर चली जाती हूँ। कमला अंदर जा ही रही होती है कि तभी अंजलि उसे देख लेती है और कमला को आवाज देकर कहती है, अरे ओ कमला, क्या कर रही है? अभी तक तेरा काम नहीं खत्म हुआ? बहुत दिनों बाद देखा तुझे। कहाँ चली गई थी तू? हाँ, कहीं नहीं गई थी, बस तुझसे ही छुप रही थी। लेकिन आज इसने देख ही लिया। आज फिर ये मेरे समय खराब करेगी अपनी फालतू की बातों से। घर का सारा काम अभी भी पड़ा ही हुआ है। अरे बोलना, चुप क्यों खड़ी है? कब से पूछ रही हूँ कहाँ खोई हुई है? कहीं नहीं अंजलि बहन, बस सुबह का समय है, घर का काम कर रही हूँ। और आप कहाँ जा रही हो ये थैला लेकर सुबह सुबह? अब अंजलि कमला से घंटों बातें करती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में अंजलि मार्केट से सामान लेकर वापस आती है कि तभी अंजलि की सास सुधा अंजलि से कहती है, अरे कहाँ रह गई थी तुम? मार्केट गई थी सब्जी लेने या सब्जी को बनाने गई थी जो इतना समय लग गया तुझे? नहीं माँ जी, वो रास्ते में कमला मिल गई थी, उससे बात करने में इतना समय लग गया, टाइम का पता ही नहीं चला। एक नंबर की चिपकू हो गई है। किसी के साथ भी चिपक जाती है और बात करने लग जाती है। सिर्फ टाइम पास करने का बहाना चाहिए इसको। तुझसे सही तो तेरी जेठानी है जो सारे काम समय पे करती है। क्या माँ जी, आपको तो मेरी हर बात खराब लगती है और जेठानी जी की हर बात अच्छी लगती है। ये तो आपकी गलत बात है माँ जी। हाँ हाँ, चल अब मेरे साथ ये बातें मत बना। जाकर कुछ काम कर ले। अपनी सास की बात मानकर अंजलि अपनी जेठानी के पास जाती है। कंचन रसोई में खाना बना रही थी। तभी अंजलि अपनी जेठानी कंचन के पास जाकर उससे कहती है, क्या जेठानी जी, आप तो दिन भर बस काम काज में लगी रहती हो। वो क्या है ना देवरानी जी, आपकी तरह मुझे पड़ोसियों से चिपकने की आदत नहीं है ना। ये आदत बस आपकी है, जिस वजह से सब आपको मोहल्ले में चिपकू पड़ोसन के नाम से भी जानते हैं। क्या जेठानी जी, आप मुझे ताने मार रही हो? कुछ देर में अंजलि वहाँ से चली जाती है। शाम को दूध वाला आता है। अंजलि दूध लेने के लिए अपनी डोलची लेकर उसके पास जाती है और उससे बातें करते हुए कहती है, अरे भैया, आपके घर में सब कैसे हैं? भाभी ठीक है और बच्चे आपके?
दूध वाला अपनी दूध का कंटेनर उठाकर अपनी साइकिल लेकर जाने लगता है कि तभी अंजलि कहती है, अरे भैया ये क्या, मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मेरी बातों का बिना जवाब दिए जा रहे हो। अरे बड़ी जल्दी में लग रहे हो मुझे। हाँ भाई, अगर मैं आपसे ऐसे ही बात करने लग गया ना तो आगे के घरों में दूध नहीं पहुंचा पाऊंगा और आपकी बातें एक बार शुरू हो गई तो खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। इतनी देर में तो मैं 4 घर में दूध देकर नक्की कर दूंगा। तभी कंचन वहाँ आती है और अपनी देवरानी से कहती है, इतनी देर से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ कि तुम अब दूध लेकर आओगी, लेकिन तुम तो यहाँ दूध वाले के साथ ही चिपकी हुई हो। हद होती है देवरानी जी। इतना कहकर वो चली जाती है। अब तो अंजलि को आस पड़ोस की औरतें चिपकू पड़ोसन कहने लगती थी। एक रोज वो घर में बैठी बोर हो रही थी, तभी मन में कहती है, यहाँ अकेले बैठने से अच्छा होगा मैं सामने वाली विमला के घर चली जाऊँ, वहीं घंटों बात करके वापस आ जाऊंगी। तभी अंजलि विमला के यहाँ कटोरा लेकर सामान मांगने के बहाने चली जाती है। लेकिन अंजलि को देखकर विमला अंजलि के पास जाकर उससे कहती है, अरे अंजलि तुम यहाँ, क्या हुआ? हाँ विमला, वो मेरे घर में चीनी खत्म हो गई थी तो वही लेने आई थी। हाँ बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम बैठो यहीं। विमला रसोई में चीनी लेने जाती है और मन में कहती है, आ गई ये चिपकू पड़ोसन, अब ये इतनी जल्दी तो यहाँ से जाने वाली नहीं है, मेरा पूरा समय खराब करेगी अब ये। कुछ देर में विमला चीनी लेकर आती है और फिर अंजलि उससे बहुत देर तक गप्पे लड़ाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुधा अपनी पड़ोसन कमला से बात कर रही थी। अरे सुधा, तेरी छोटी बहू अंजलि कितना बोलती है और आए दिन किसी न किसी के घर में घुसी जाती है और घंटों घंटों बात बनाती रहती है। एक नंबर की चिपकू है तेरी बहू, कभी काम की बातें भी नहीं करती, दिन भर बस फालतू की बातें करती है। अरे कमला, क्या करूं मैं खुद इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। समझ ही नहीं आता इसका क्या करूं। एक ये है और एक इसके जेठानी है, वो इतनी समझदार है लेकिन ये तो पूरी नालायक है। वक्त बीतता है और एक दिन अंजलि सामान खरीदने जाती है। मार्केट में बहुत भीड़ होती है तो वो सामान ले रही थी कि उसके सामने एक चोर आ जाता है। लेकिन अंजलि को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके बगल में जो आदमी है वो एक चोर है और अंजलि उस चोर से बात करने लगती है और उससे कहती है, अरे भैया जरा मेरी मदद करो, मेरा ये भारी बैग पकड़ो और जरा आगे ले चलो इसको। चोर बैग हाथ में लेकर आता है और बातों में लगाकर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। चोर गाड़ी को एक सुनसान जगह पर लाकर रोक देता है और चाकू निकालकर अंजलि को दिखाते हुए कहता है, चल चुपचाप से अपने सारे गहने निकाल, नहीं तो अभी के अभी ये चाकू डाल दूंगा तेरे अंदर। हाँ भैया दे रही हूँ, सब दे रही हूँ, बस ये चाकू मुझसे दूर रखो। अंजलि डर से कांप रही होती है। तभी वहाँ पर अचानक उसकी जेठानी आ जाती है और चालाकी से फौरन पुलिस को बुलाती है। कुछ ही पलों में पुलिस भी वहाँ आ जाती है। अंजलि की जेठानी कंचन पुलिस को सभी चीजें बताती है और पुलिस उस चोर को पकड़ लेती है। साथ ही कंचन से कहती है, कंचन जी, आपकी वजह से ये चोर पकड़ा गया है। ये जेल से भाग के भीड़भाड़ वाले मार्केट में घुस गया, हम सब इसे ढूंढ ही रहे थे। और अंजलि जी, आप ऐसे ही किसी के गाड़ी में कैसे बैठ सकती हैं? अगर हम समय पर नहीं आते तो आज आपकी जान भी जा सकती थी, लेकिन कंचन जी ने सही समय पर हमें फोन करके बुला लिया। पुलिस चोर को वहाँ से लेकर चली जाती है कि तभी अंजलि अपनी जेठानी कंचन से कहती है, जेठानी जी आज तो आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मैं अपनी जान से ही हाथ धो बैठती। वो तो अच्छा था कि मैं भी मार्केट किसी काम से आई और मैंने तुम्हें उस गाड़ी में बैठते हुए देख लिया और तुम्हारा पीछा किया सही वक्त पर आकर देवरानी जी। लेकिन आपको इस हादसे से एक सीख तो मिल ही गई होगी कि किसी भी अनजान आदमी से इतनी नजदीकियां नहीं बढ़ाते और आपकी ये चिपकू वाली हरकत आप पर ही भारी पड़ गई है। हाँ जेठानी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, आज से किसी से भी फालतू बातें नहीं करूंगी और अनजान लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं। आज तो बाल बाल बची, नहीं तो आज जान ही जाती मेरी तो।